मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे 307 के ऊपर, यानी कि 109 बीएनएस जो नया आया है और पुराना 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि आपने किसी की हत्या का प्रयास किया है, आपने किसी की हत्या करने की कोशिश करी है और वो व्यक्ति बच गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जमानत कैसे होगी, आप इसमें बेल कैसे पाएंगे या फिर केस कैसे ख़त्म करेंगे। और सरेंडर अगर आपको करने की नौबत इस मुकदमे में आ रही है तो सरेंडर कहाँ करना चाहिए, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में, सारे एस्पेक्ट पे आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे लोगों की हेल्प काफ़ी हो रही है, कई लोग मुझे कहते भी हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 307 या 109 बीएनएस जो नया वाला है, पुराना सेक्शन 307 आईपीसी, उसमें स्पष्ट कहा गया है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में, यानी कि आप किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयास करते हैं और वो व्यक्ति बच जाता है। इसमें गवाही देने वाला वही व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध आपने कोई हमला कारित किया है, जिसमें उसकी जान जा सकती थी और जान जाने से बच गई है। इसमें वही व्यक्ति आपके विरुद्ध गवाही देता है जिससे आपके लिए समस्या बेहद गंभीर हो जाती है और बेहद गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है, ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि जिसको मारने की कोशिश करी गई है वही इस मामले में गवाही दे रहा है, वही बता रहा है कि अमुक व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने उसको जान से मारने का प्रयास किया। इसमें सजा की बात करें तो 10 साल की सजा होती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और कई कई मामलों में फांसी तक की सजा का प्रावधान है। पर लेकिन ये चीज़ें पूरी की पूरी चीज़ें केस टू केस अलग होती हैं, केस के नेचर पर डिपेंड करती हैं किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। जो 307 का मैटर है बेसिकली वो 3 फैक्टर्स पर काम करता है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऑब्जर्व किया है। सबसे पहला फैक्टर देखा जाता है कि पॉसिबिलिटी, कि आपके हमले से क्या उस व्यक्ति की मौत होना निश्चित था, क्या उस व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती। आप मान लीजिए को मैं हूं, आप मेरे सामने से गोली चलाएं मेरे ऊपर एकदम मारने के इरादे से, लेकिन मैं अपनी गर्दन टेढ़ी कर दूं और वो गोली बगल से निकल जाए, तो मैं आपके ऊपर बिल्कुल 307 में मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि आपका इंटेंशन, आपका जो मोटिव था क्लियर कट मुझे मारना था। पॉसिबिलिटी थी कि वो गोली मुझे लगती मैं ऑन द स्पॉट मर जाता, तो ऐसे मैटर में 307 बनेगा। अब जैसे आपने किसी व्यक्ति का गला दबा लिया और गला पकड़ लिया, कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो आपके मन में है कि आप उसका गला पकड़े हैं, गला दबा के उसे मारेंगे या नहीं मारेंगे, लेकिन मेरे मन में जो पॉसिबिलिटी आएगी कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरा गर्दन पकड़ा है तो पक्का मुझे जान से मार देगा। ठीक है, आप किसी भी रीजन की वजह से हमें छोड़ के भाग गए हों, या आपने गोली चलाई हो हम बच गए हो, या गर्दन दबाई हो हम बच गए हैं, आप इसी इरादे से मुझ पर हमला किए कि मैं मर जाऊंगा, तो पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ रीजनेबल डाउट, की कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा, डाउटफुल सिचुएशन होनी चाहिए, वो क्लियर हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ मैंने बताया, इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन है स्पष्ट क्लियर कट मारना तो आपके ऊपर 307 में एलिगेशन आएगा और 307 आपके ऊपर बनने वाला है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या 307 के मैटर में या 109 बीएनएस के मैटर में एंटीसिपेटरी बेल हमें मिल पाएगी। तो देखिए, एंटीसिपेटरी बेल रेप के मैटर में मिल जाती है और कभी कभी नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी मिल जाती है। तो कोर्ट पर निर्भर करता है, आपके केस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके विरुद्ध एफआईआर हो रही है तो उस एफआईआर को बहुत प्रॉपरली पढ़िए, कई बार उस एफआईआर को पढ़िए, उन एफआईआर के कंटेंट को पढ़िए, जिससे क्लियर हो जाएगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। और क्योंकि हर बार पढ़ोगे नए तरीके से तो नए नए फैक्ट्स, नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, जिससे आप अपने मैटर में अपनी हेल्प कर पाओगे। अब कई बार स्थिति ऐसी भी आती है कि कई मैटर्स होते हैं कि उसमें को 307 नहीं होता, लेकिन 307 का कलर दे दिया जाता है। वो कह देंगे बड़े से पत्थर से हमला किया लेकिन हम बच गए, पता चला पत्थर खुद ही प्लांट कर दिया और जाके एफआईआर लिख दिया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको देखना है कि इसमें चोट कितनी आई है, इंजरी कितनी हुई है, या किस हथियार का इस्तेमाल किया गया है, ये सारी चीज़ें देखनी, किस वेपन का इस्तेमाल हुआ। गोली चलाने का एलिगेशन है तो 307 तो क्लियर कट बनेगा, उसमें कोई नहीं बचा सकता, गोली से भले आप बच गए। या फिर आपके ऊपर लाठी डंडे से मारने का एलिगेशन है तो देखा जाएगा इंजरी सिंपल नेचर की, हैवी नेचर की है। अब गर्दन पकड़ के दबाने के एलिगेशन है, एब्रेजन है, तो पक्का 307 लगेगा। तो
आपको देखना है कि आपका मुकदमा किस प्रकृति का है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके ऊपर एफआईआर हो गई तो जमानत पाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन एक चीज़ ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है, कहीं ये मैटर क्रॉस एफआईआर का तो नहीं, काउंटर ब्लास्ट का तो नहीं, कहीं आपका पहले से विवाद चल रहा हो, इन्होंने फर्जी एफआईआर आपके विरुद्ध लिखा दी हो, या पुलिस से साठगांठ करके इन्होंने आपके विरुद्ध एफआईआर लिखा दी हो। ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत दिलचस्प होता है। तो 307 या 109 बीएनएस में अगर आपके विरुद्ध एफआईआर हो गई है तो घबराइए नहीं, ईमानदारी से अपनी एफआईआर को प्रॉपरली पढ़िए, लाइन बाय लाइन रिप्लाई तैयार करिए, अपने एविडेंसेस लगाइए और बेल पर आर्ग्यूमेंट करिए, मिल जाएगी। अगर आपके मैटर में ये सारे फैक्टर्स होंगे कि एफआईआर बहुत डिले से लिखाई गई है, मेडिकल कोई है नहीं, किसी प्रकार के वेपन की कोई रिकवरी नहीं है, ठीक है, किसी हथियार, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर लोकेशन नहीं बता पाए कहाँ पर हमला किया गया, कोई डेट टाइम प्लेस स्पेसिफाई नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली बेल पा सकते हो और बेल आपको मिलती भी है। ऑनरेबल कोर्ट से आपको बेल ग्रांट होती है। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, उसलिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ना हो तो बिल्कुल जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।